नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल से और टाइटल से आपने जान लिया हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे आयुष्कामी अध्याय, जो कि अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर है। और ये जीवनी एक अध्याय है और इसकी जो टीका है, जो जीवनी है, मतलब जीवन को प्रदान करने के लिए है। तो सबसे पहले अगर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ, एक सबसे लास्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, तो चलो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सब्जी देखिए नीचे जाता हूँ, अभी इसमें देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, संहिताओं में वर्णित कुल स्थान और अध्याय। हालांकि इस पर बाद में फिर दोबारा प्रकाश डालेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या चीज़ है। तो इसमें जैसे कि देखिएगा स्थान दिए हुए हैं, स्थान। अब अगर देखा जाए तो कितनी संहिताएं नॉर्मली हम पढ़ सकते हैं, मतलब हैं तो काफ़ी, लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा यूज़फुल यही रहती हैं अधिकतर मेन तौर पे। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। आपको पता होना चाहिए अष्टांग हृदय किसने लिखी है, तो लघु भागवत ने लिखी है, और अष्टांग संग्रह वो की बृहद भागवत ने लिखी है। तो अब देखिए इसी में देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें देखते हैं आगे। तो सूत्र स्थान कितने हैं, तो इसमें कितने 9 दिए रखे हैं। देखिए कौन कौन से सूत्र स्थान और निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और उत्तर तंत्र। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं, चरक संहिता के अंतर्गत, क्योंकि हमारा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हम लोगों को चरक पढ़नी पड़ती है, तो उसमें देखिएगा जो ये सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, ये हम सेकंड में पढ़ते हैं, क्योंकि चरक पूर्वार्ध के अंतर्गत आता है। निदान स्थान भी पूर्वार्ध में आता है, 8 चैप्टर हैं, और विमान में 8 अध्याय हैं, तो ये भी पूर्वार्ध में आता है। शरीर भी इसी में आता है, इंद्रिय भी 12 इसी में आता है, और बाद बाकी ये 30 12 12 जो ये हैं, ये उत्तरार्ध में आती, बल्कि थर्ड ईयर में आता है इसका मतलब, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता भी 2 भागों में बटी हुई है। जैसे चरक संहिता 2 भागों में कैसी बटी हुई है, पहला पार्ट तो ये हो गया इतना, और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो इसी क्रम में ये भी बटी हुई है सुश्रुत संहिता। अब चलिए बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा आउटलुक मिल गया होगा यहाँ से, और देखिएगा मैं आपको बता भी दूँ, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, तो उसके 30 अध्याय आपके इसमें दे रखे हैं, तो हम वही 30 अध्याय डिस्कस करेंगे। वैसे अष्टांग संग्रह में 40 अध्याय हैं, तो थोड़ा सा कंसाइज है, कम है इसमें। अष्टांग हृदय में कुछ चैप्टर्स नहीं हैं, तो 30 अध्याय हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, पूरी फर्स्ट ईयर में। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में चल देते हैं हम लोग, देखते हैं कितना डिस्कस कर पाते हैं। तो देखिएगा अष्टांग हृदय जीवनी हिंदी टीका सहितम। अब इसका देखिएगा अथ सूत्र स्थानम। अथ सूत्र स्थानम का मतलब, चलिए सूत्र स्थान के अंतर्गत अब प्रथमो अध्याय है, तो ये प्रथमा अध्याय है, तो उसमें कौन सा आयुष्कामी अध्याय, कौन सा है आयुष्कामी। तो आयुष्कामी मतलब क्या है, आयु को बढ़ाने वाला, आयु की कामना करने वाला। अब उसी में देखिए पहला जो श्लोक दिया रखा है, रागादि रोगान सत्तानुसक्तान अशेषकाय प्रस्तान शेषान औत्सुक्य मोहरति जघान यो अपूर्व वैधाय नमो अस्तु तस्मय। अब आपको केवल इसको याद कर लेना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप किसी को सुना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखिए परम ब्रह्म की स्तुति, प्रत्येक शरीर में व्याप्त और सर्वदा रहने वाले तथा उत्सुकता, विषयों को जानने की इच्छा, मोह भ्रम और अरति व्याग्रता को उत्पन्न करने वाले राग, द्वेष, लोभ, मोहादि मानस, मोहादि मानसिक मतलब रज तम जनित रोग, मतलब रज और तम रहते हैं, वो कौन से मानसिक दोष होते हैं ये जो, तो मानसिक दोष कौन कौन से रज और तम होते हैं, जनित रोग, और एवं वात पित्त कफ, ये शरीर दोष होते हैं, ठीक है। और शारीरिक रोगों के अमूल नष्ट करने वाले अपूर्व चिकित्सक परम ब्रह्म को, मतलब मैं भागवत प्रणाम करता हूँ। तो भागवत कह रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिएगा आप चाहें तो यहाँ से विमर्श पढ़ सकते हैं, और आपकी किताब में दे रखा होगा विमर्श के लिए काफ़ी कुछ है, अगर विमर्श हम लोग देखने चल जाएंगे। हालांकि विमर्श पढ़ना चाहिए, विमर्श से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो आपको विमर्श पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको विमर्श इस जगह अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप चाहें तो काफ़ी कुछ है इसमें विमर्श में, आप पढ़ते रहिए। अब देखिएगा सर्वमन्यत
परित्यज्य शरीर अनुपालेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावा शरीरणाम। तो देखिएगा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि मुझे नहीं पता थी जब मैं पढ़ता था। तो इन चीज़ों में क्या रहा है, जैसे चा और नी लिखा हुआ है, तो अब इसमें हम कैसे पता करेंगे, ये चा फॉर चरक है, नी फॉर निदान स्थान है। तो निदान स्थान, अब देखिएगा 6 और 7 का क्या मतलब है, 6 जो है इसका ये वो चैप्टर है और 7वां इसका श्लोक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे जब भी चरक पढ़ेंगे निदान स्थान तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, सब कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव, शरीर का नष्ट हो जाने पर सभी भाव धर्म अर्थ सुख आदि व्यर्थ हो जाते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार। अतः आयुर्वेद में आयु को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मात्रावत आहार, धारणीय अधाड़ी वेग और पादांशिक क्रम आदि का वर्णन किया गया है। यदि व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है, आगे पढ़ लेते हैं, तो वह रोगी हो जाता है। उसके लिए चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि स्वस्थ रहता हुआ लंबी आयु को प्राप्त करे, क्योंकि अस्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करने पर भी वह धर्म अर्थ और सुख के साधन उपायों को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य चरक ने आयु की परिभाषा बताई है। अब देखिए इसमें क्या बताया है, शरीरेन्द्रिय सत्वातम संयोगोधार्य जीवितम नित्यश्रानुबंधश्च पर्यायायु रुच्यते, पर्याय आयु रुच्यते। अब आपको थोड़ा स्प्लिट धीरे धीरे करके आपको आने लगेगा, नहीं आ रहा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए शरीर जो है वो कैसे बनता है, पंचमहाभूत से बनता है। और इंद्रियां कौन कौन सी, पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और सत्व को क्या कहते हैं, मन भी कहते हैं। यह उभयात्मक है। जब इंद्रियां या कर्मेंद्रियों के साथ संयुक्त होता है तब किसी इंद्रिय के द्वारा किसी किया गया कार्य उचित ढंग से संपादित होता है। और आत्मा जहाँ इन चारों का सहयोग धारण होता है उसे ही जीवित आयु कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या क्या आपको होना चाहिए, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, ये तो ये 5 मतलब 4 चीज़ें होंगी, उनका संयोग होगा तो उसको क्या कहेंगे, जीवित या आयु कहा जाता है। अब देखिएगा, नित्यक और अनुबंध इनके पर्याय किसके, आयु के। तो लिख लीजिएगा यहीं पे। इसी प्रकार आयुर्वेद आयुषो वेद, आयु का ज्ञान होना ही क्या है, आयुर्वेद। अब देखिएगा यहाँ से एक अलग श्लोक है, तो हम इसको नीचे कंसल्ट करेंगे, तब तक यही आगे बढ़ते हैं। अब आयु कामय मानेन धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परमादरा। मतलब क्या है इसका, आयु स्वस्थ की कामना इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करे, क्योंकि संसार में धर्म अर्थ सुख की प्राप्ति आयु स्वस्थ रहने पर ही संभव है, जैसा कि ऊपर अभी बताया था। विमर्श इसमें दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए स्वस्थ से, हाँ अब आपको ये चीज़ बता दूं, आयुर्वेद का प्रयोजन कभी पूछा जाता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो आप इसको हमेशा रखें, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम हाथवरस्य प्रकार विकार प्रशमंच। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी बहुत अच्छी है और बहुत लोग पूछते भी हैं, ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा, ठीक है, तो उसको पूछते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, प्रथमतः व्यक्ति को रोगी ही नहीं होने देना है, अतः उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मात्रावत आहार का सेवन, अधाड़ी वेगों का वर्णन कर दिया गया है। किंतु यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आयु की परिभाषा का भी आचार्य चरक ने वर्णन किया है। क्या किया है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगधारित जीवितम। अब देखिएगा ऐसी चीज़ में, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आयुर्वेद की परिभाषा जो बताई है क्या है, हिता हितम सुखम दुखम आयु स्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात हित अहित, सुख दुख और आयु के लिए हितकर और अहितकर विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। अब आपको यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न हुई होगी, चा और सू लिखा हुआ है, ठीक है, तो चा सू का मतलब क्या है, चरक संहिता सूत्र स्थान, और सूत्र स्थान में पहला चैप्टर है, 41वां श्लोक है। अब देखिएगा आचार्य चरक ने, अब इसमें नी बना हुआ है, तो बताइए क्या हो सकता है, मतलब निदान स्थान है। 6वें चैप्टर में 7वां श्लोक कहा है कि सब कुछ त्याग कर इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संसार के सभी सुखों पुरुषार्थ चतुष्ट का भोग तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ रहे, अन्यथा सभी सुख
व्यर्थ हैं। सही बात है। अब देखिएगा अगला जो श्लोक है, तो सर्वमन्यत, हालांकि ये श्लोक चरक के हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, इनको थोड़ा सा आना चाहिए। ये अष्टांग में तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन क्या है अदर चैप्टर्स में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको इसमें आना चाहिए। देखिए सर्वमन्यत परित्यज शरीरम अनुपालेत तद्भावे ही भावानाम सर्वा भावा शरीरणाम। अब देखिए इसीलिए आयुर्वेद के उपदेशों को आदर करने के लिए कहा गया है। धर्म, धर्म को क्या कहते हैं, जिसने संसार को धारण किया है वह धर्म है। धारणार्धम इत्याहु, कौटिल्य ने भी कहा है सुखस्य मूलम धर्मा, अर्थात धर्म ही सुख का मूल है। यदि धर्म नहीं होगा तो प्रजा का नियंत्रित करना कठिन होगा और चारों ओर अराजकता छा जाएगी। इसीलिए धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अब देखिएगा अर्थ, अर्थ की क्या कहते हैं, इसका तात्पर्य है मांगना या याचना करना। जिसकी याचना होती है उसी धन का नाम अर्थ है। ठीक है, मांगना, याचना या चाहना, इसको याचना मतलब चाहना। अब देखिएगा सुख, सुख का मतलब क्या है, संसार में सुख अनेक प्रकार के होते हैं जिसे ऐषणा का नाम दिया गया। आप तीन प्रकार की ऐषणा पढ़ेंगे अभी, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार की ऐषणाएं, इच्छाओं का वर्णन आया है जो मनुष्य में प्रबल होती है। अब देखिएगा प्राण ऐषणा, प्राण के प्रति लोग रहते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं। और धन ऐषणा के धन मुझे मिल जाए, परलोक चले जाएं। तो ये सब ऐषणाएं कितनी हैं, 3। आपको याद करनी ऐषणा कितने प्रकार की होती है, 3। प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। अब देखिएगा पुनः सुख 2 प्रकार का माना गया है, तात्विक या क्षणिक या तात्कालिक और आत्यंतिक मोक्ष सुख। ठीक है, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, मोक्ष सुख हमेशा के लिए। अब इसी में देखिए आगे हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखिएगा इन दोनों सुखों से आयु का गहरा संबंध है। धर्म से पारलौकिक तथा अर्थ और काम से इहलोक सुख मिलता है, किंतु ही ऐसा है कि दोनों ही सुख मिलता है। अतः आयुर्वेद की दृष्टि से आरोग्यता ही सुख है, क्योंकि सभी सुख मिलना संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है, आरोग्यता रहेगी तो सुख बना रहेगा। अब देखिएगा अब चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर का 43वां श्लोक जो है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदाम मतः वक्ष्यते यन्मनु मनुष्याणाम लोकरूभ्य वर्योहितम। देखिए अर्थात यह आयुर्वेद आयु का पुण्यतम वेद ज्ञान है, इसीलिए आयु जानने वाले विद्वानों से पूजित है। यह मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक दोनों में हितकारी है, इसलिए इस आयुर्वेद का आदर करना चाहिए। अब देखिएगा अब मैं आपको तीसरा जो श्लोक सुनाने वाला हूँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल डिटेल आती है, श्लोक कभी नहीं आता है, पूछा नहीं जाता है। अब देखिएगा ब्रह्मा स्तत्वम आयुषो वेदम प्रजापतिम अज्रगृहत सो अश्विनौ तौ सहस्त्रछम सो अत्रि पुत्रादि कान्मुनीन ते अग्निवेशादि कांस्ते तू पृथक तंत्राणि ते निरे। अब देखिए आयुर्वेद अवतरण, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, इससे इस ज्ञान को प्रजापति ने ग्रहण किया। प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने इंद्र सहस्त्र को, इंद्र ने अत्रि ऋषि के पुत्र आत्रेय मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इन मुनियों ने अग्निवेशादि ने पृथक पृथक तंत्र बनाए। अब देखिएगा इस चीज़ को कोई पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल आपको समझना है। यहाँ से आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, अब यहाँ से हम आयुर्वेद का अवतरण देखेंगे। तो देखिएगा आयुर्वेद अवतरण 2 तरीके से हुआ। जैसे ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति, उसके बाद आए अश्विनी कुमार द्वय दस्त्र और नास्ते और इंद्र। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि चरक संहिता के अनुसार क्या है, भरद्वाज आए, भरद्वाज के बाद आत्रेय पुनर्वसु, उसके बाद इनके ये अग्निवेश भेड़ जतुगढ़ ये शिष्य वगैरह थे। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है, धन्वंतरी के बाद देवोदास, सुश्रुत औषधेनव, बैतरड़, औरब्र और पोषक कलावत, करवीर, गोपुर रक्षित और भोज आदि। अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, आत्रेय मुनि आए और अग्निवेशादि ऋषि आए। काश संहिता के अनुसार क्या है, कश्यप आए, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु और इनके पुत्र और शिष्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। और कुछ जगह क्या है कि ब्रह्मा से सीधे आए क्या,
अश्विनी कुमार द्वय, दस्त्र और नास्ते इंद्र। ऐसा है, ये सभी ने अलग अलग तरीके से बताए हैं, तो कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो आपको ये वाला श्लोक आना चाहिए। तेभ्यो अति विप्रकीडम्भ्यो प्राय सारतरो उच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। अर्थात क्या है, अष्टांग हृदय उद्देश्य का निर्माण का उद्देश्य देख लेते हैं। अग्निवेशादि ऋषियों के द्वारा निर्मित ग्रंथ अत्यंत विस्तृत है। उनके विषयों के अत्यंत बिखरे होने के कारण उन ग्रंथों से उत्तम सार भाग लेकर मैं अष्टांग हृदय की रचना करता हूँ। यह ना तो अत्यंत संक्षिप्त है और ना अत्यंत विस्तृत है। अब संक्षिप्त और विस्तृत मतलब बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अब देखिएगा आगे आगे आप देखिएगा, यहाँ पर चिकित्सा की मुख्यतः कितनी धाराएं हैं, 2, काय और शल्य चिकित्सा। अब देखिए इसको नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के 8 अंग, जो कि आपको नॉर्मली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, काय वाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्यायु चिकित्सा एसु संसृता। अब देखिएगा आयुर्वेद के 8 अंग हैं, कौन कौन से, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, द्रष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, ब्रश चिकित्सा, मतलब ब्रश मतलब बाजीकरण। अतः इन 8 अंगों में संपूर्ण चिकित्सा का समावेश हो जाता है। अब देखिएगा, काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन को कहते हैं, बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक को कहते हैं, गृह चिकित्सा साइको यूरोसिस को कहते हैं, और ऊर्ध्वांग चिकित्सा सुप्रा क्लेविकुलर जंक्शन के ऊपर, मतलब क्लेविकल जो बोन्स होती है उसके ऊपर, तो क्या क्या, आई और ENT। शल्य चिकित्सा क्या, सर्जरी। दृष्टा चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम अगत तंत्र में पढ़ते हैं BMS 3rd ईयर में। और जरा चिकित्सा रसायन चिकित्सा है, रिजुविनेशन। ब्रश चिकित्सा बाजीगर चिकित्सा है, जो एफोर्डिसियाक्स, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इसमें क्या दे रखा है, अब इस चीज़ को ज़रूर एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से रीड आउट करते हैं। आचार्य भागवत का यह ग्रंथ काय चिकित्सा प्रधान है, इसलिए इसमें 8 अंकों की गणना हमें काय चिकित्सा के प्रथम स्थान पर रखा गया। सुश्रुत संहिता के शल्य प्रधान ग्रंथ होने के कारण उसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के विभाजन में शल्य शालक्य के बाद काय चिकित्सा आदि शेष अंगों का वर्णन किया गया, जैसे कि शल्यम, शालक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगत तंत्रम, रसायन तंत्रम, बाजीकरण, तंत्रमिति। अब देखिएगा इसमें क्या, जो सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं काय चिकित्सा पहले, सॉरी ये तो सुश्रुत ने बोला पहले से ही, ठीक है, उन्होंने शल्य शालक को पहले किया, काय चिकित्सा बाद में रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जैसे कि 8 हैं, अष्टांग पूरा ये 8 हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं काय चिकित्सा के बारे में। तो काय चिकित्सा को क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। अब देखिएगा, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृतानाम व्याधीनाम ज्वर रक्त पित्त शोषो उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेहादि सारादि नापो समनार्थम। अर्थात ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह और अतिसार आदि संपूर्ण शरीर में फैले रोगों की शांति किस प्रकार से की जाती है, इस विषय का वर्णन जिस अंग में है वही काय चिकित्सा है। रोगों के 2 अधिष्ठान बताए गए हैं, शरीर और मन। संपूर्ण शरीर में होने वाली व्याधियों का मुख्य कारण जठराग्नि की विकृति ही है, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से इसकी ही जठराग्नि चिकित्सा का वर्णन किया गया है, मानसिक व्याधियों का यहाँ वर्णन नहीं है। अब देखिएगा, तो उसके बाद अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान में पहला चैप्टर का 21वां चैप्टर जो है, सॉरी पहले चैप्टर के 21वां श्लोक जो है काय चिकित्सा के महत्व को बताया है। चलिए देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह अध्ययन हो सके। नित्यो उपयोगो अदुर्बोधम सर्वांग व्यापी भावता संग्रहीतम विशेषेण यत्र काय चिकित्सतम। अब देख, जिसका नित्य उपयोग किया जाता है, जिसका ज्ञान बहुत ही कठिनता से होता है, जो सभी 7 अंगों आयुर्वेद के अंग, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग मतलब शालक्य, हाँ मैं आपको बता दूं, जो ऊर्ध्वांग चिकित्सा उसको शालक्य चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। और शल्य, दृष्टा, जरा और ब्रशबाजीकरण में व्याप्त है। यहाँ अष्टांग संग्रह में उसी काय चिकित्सा का विशेष रूप से संग्रह किया गया है। अब देखिएगा हिंदी है, इसको पढ़ लेते हैं।
काय चिकित्सा से दो अर्थ लिए जाते हैं, संपूर्ण काय शरीर की चिकित्सा और जठराग्नि की चिकित्सा। जठराग्नि के समान रहने पर स्वस्थ शरीर या स्वस्थ आयु निर्भर करती है, इसलिए हमें विशेष रूप से काय चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। शेष जो 7 अंग हैं उनमें भी शरीर की ही चिकित्सा की जाती है। उनका 7 अंगों में विभाजन मात्र इसलिए किया गया है जिससे एक एक अंग, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग आदि की चिकित्सा के ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त किया जा सके। बाल रोग में वही चिकित्सा दी जाती है जो एक वयस्क अडल्ट में। अंतर यही होता है कि एक अडल्ट में औसत की मात्रा अधिक होती है और एक शिशु में चिल्ड्रन कम। आप जानते हैं जब भी कभी जैसे चिकित्सा किसी की करते हैं तो अगर जैसे किसी को ज्वर आ रहा है, अगर फीवर आ रहा है तो फीवर हम अगर ऐसा तो है नहीं, फीवर की चिकित्सा अगर जैसे मॉडर्न में करते हैं पैरासीटामोल, तो बच्चे को पैरासीटामोल नहीं देते हैं, पैरासीटामोल उसको भी देते हैं और पैरासीटामोल अडल्ट को भी देते हैं। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा सपोर्टिंग कोई वो नहीं है, मैं एक बात जनरल बात से बता रहा हूँ जैसे कि आप समझ सकें। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे अब हम उसको क्या करेंगे, बच्चे को मान लीजिए देंगे 125 mg और जो अडल्ट को देंगे तो 500 mg। तो क्या है कि बच्चे और अडल्ट के डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देते हैं, यही एक अंतर है। अब देखिए बाल रोग, अब बाल रोग को क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक, जो कि हम आपको इसको पढ़ेंगे कहाँ पे, BMS 3rd ईयर में भी पढ़ते हैं, कौमार भृत्य में। तो कौमार भृत्य को ही बाल रोग की पूरी वहाँ पे दे रखा है, देखिएगा। तो अर्थात बालकों के पोषण करने के लिए, जो देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, बालकों के पोषण करने के लिए धात्री दाई माँ के दुग्ध के दोष का शोधन करने के लिए दूषित दुग्ध से तथा बाल ग्रहों से उत्पन्न होने वाले बालकों के रोगों की शांति के लिए यहाँ वर्णन किया गया है। बागवट ने इसे ही बाल चिकित्सा नाम दिया गया है। अब देखिएगा आगे, तो गृह चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, भूत विद्या। तो अब गृह चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस, साइकोथेरेपी। अब देखिएगा इसमें दैत्यादि से पीड़ित चित्त वाले रोगी के ग्रहादि दोष को होम बलि आदि उपायों से शांत किया जाता है। अब देखिएगा ये तो भूत विद्या हो गई एक तरीके से, ठीक है। गृह चिकित्सा जो कि आती है आयुर्वेद में, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ जगह पे है। देखिए ऊर्ध्वांग चिकित्सा में क्या है, सालक तंत्र इसको कहते हैं। तो देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर रीजन विद आई, ईयर, नोज, माउथ एंड थ्रोट, तो ये सब आता है। तो अब देखिएगा इसमें जत्रु, क्लेविकल को हम जत्रु कहते हैं आयुर्वेद में, तो आपको यहाँ से याद रखना है। क्लेविकल के ऊपर से अंगों, कड़ों आदि के व्याधि की सलाका, एक सलाका होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है लोहे की, उसको हल्का सा गर्म करते हैं तो काफ़ी उससे कर्म किए जाते हैं, विधा कर्म वगैरह भी होते हैं, उससे यंत्र से चिकित्सा की जाती है। अब देखिए 5वां आ जाता है आपका कौन सा, शल्य तंत्र, सर्जरी। तो सर्जरी में क्या है, तो इसमें देखिए शल्य की परिभाषा बताते हुए अनेक प्रकार के शल्य जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं, चाहे आगंतुक हों जैसे घास, लकड़ी, पत्थर, लोहा, धातु आदि, या निज जैसे अस्थि, मूढ़गर्भ आदि, इनके निश्चय होने पर यंत्र, शस्त्र, छार और अग्नि के द्वारा इनकी चिकित्सा बताई गई है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ लग जाती है, देखिए मैं बताऊँ आपको, आगंतुक या तो और निज, ये 2 प्रकार की चीज़ें हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं बाहर से कोई चीज़ लग जाती है या शरीर के अंदर ही कोई ऐसा कुछ हो जाता है, कोई अस्थि कहीं पे टकरा रही हो, तो उसमें क्या करेंगे, शल्य तंत्र का यूज़ करें, सर्जरी का यूज़ करते हैं। अब देखिए दृष्टा, अब दृष्टा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दृष्टा में अगर पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत दांत से काटने, दृष्टा से उत्पन्न विष की चिकित्सा का वर्णन किया गया। अब कौन कौन से, सर्प, कीट, लूता, मूषिका, तदिष्ट, विष, व्यंजनार्थ, विविधा, विष संयोगोप समनार्थ च। तो समन करते हैं किसके द्वारा, दृष्टा चिकित्सा के द्वारा। हाँ, दृष्टा चिकित्सा मैंने आपको बताया भी था अभी, टॉक्सिकोलॉजी जो अगत तंत्र है, अगत तंत्र आपके BMS 3rd ईयर में आता है। अब देखिएगा रसायन की बात करते हैं, तो रसायन तंत्र है रिजर्विनेटर, मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, आयु को कम नहीं होने देगा, यह अवस्था रखेगा। इसे जरा चिकित्सा का नाम भी दिया गया है। तो जरा चिकित्सा किसको कहते हैं, रसायन तंत्र को, ठीक है। रसायन तंत्रम नाम वय स्थापन आयु बलाकरम रोग अपहरण समर्थम च, अर्थात युवावस्था को स्थिर करने, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि करने के लिए तथा शरीर के भीतर की रोग प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ाने के लिए जिस चिकित्सा का वर्णन किया गया है वही रसायन है।
अतः रसायन द्रव्यों का प्रयोग स्वास्थ्य वर्धन के साथ साथ रोगों की चिकित्सा भी की जा जाता है कहीं। अब देखिएगा और भी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाजीगर देखिएगा, अब बाजीगर में देखिए एफोर्डियसिक, तो देखिए इसे वृक्ष चिकित्सा कहा गया है। इसमें वीर की विकृति होने पर अल्प शुष्क दृष्टा और चीड़ वीर की चिकित्सा द्वारा संशोधित कर वीर वृद्धि और वीरोत्पादन के योग कर देते हैं। अब देखिए आपने अष्टांग की पूरी समझ पाए कि अष्ट अंग हैं कौन कौन से हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जल्दी अपलोड होगा, ठीक है, इसके बाद आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन के बाद आपने क्या किया है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है। बेल आइकन दबाया भी है तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में मिलता हूं मैं। तो आपको जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और जैसा भी आपको लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रहे हैं, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे, ग्लिच चल रहा है यूट्यूब का। तो प्लीज़ आप इसको डेली रिमेंबर करते रहे, देखते रहें इस चैनल को। तो ठीक है, मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ या नए इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।